my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nourish Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 2, which is from chapter number 1, Electric Charges and Fields. And today's topic is Coulomb's law. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलॉम्ब सर की बातें करेंगे कि हमारे जो कूलॉम्ब सर थे उन्होंने किन्हीं भी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्सेस के बारे में क्या बताया था। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने चार्जेस के बारे में जान चुके हैं, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, और साथ के साथ हाउ कैन वी चार्ज अ बॉडी विद द चार्जेस। ओके, किन्हीं भी बॉडीज को हम चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज अ कूलॉम्ब्स लॉ। क्लियर? कूलॉम्ब सर ने चार्जेस को लेके क्या बताया? कूलॉम्ब सर ने कंसीडर करा, देखिए यहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ओके, आपको क्या है? चार्जेस को रेस्ट में कंसीडर करना ही है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हम लोग यहाँ पे चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं तो चार्जेस का साइज बहुत छोटा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में इमेजिनेशन इज नेसेसरी। हमें हर चीज़ इमेजिनेशन में करनी पड़ेगी, हर चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारे जो कूलॉम्ब सर थे उन्होंने भी ये जो अपना लॉ दिया है वो कंसीडर किया है। किस तरीके से कंसीडर करा ये देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि लाइक वी हैव गिवन अ टू चार्जेस हैविंग अ सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी मतलब क्या है कि दोनों ही चार्जेस पे या तो प्लस प्लस चार्ज है या फिर माइनस माइनस चार्ज है। ओके, और उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है r। देन व्हाट आर द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस? क्या बताया कूलॉम्ब सर ने? कूलॉम्ब सर ने बताया कि द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between the electric charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. Okay, पहला क्या था? उन्होंने क्या बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। दूसरा उन्होंने क्या बताया? दूसरी उन्होंने ये बात बताई कि the force of interaction between the charges is inversely proportional to the square of the distance between them. क्लियर? तो ये दो स्टेटमेंट उन्होंने दिए, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस और दूसरा उन्होंने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब उन्होंने ये बता दिया तो उनको दो इक्वेशंस मिली, आपको भी दो इक्वेशंस मिल गए हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस यू कैन फाइंड कूलॉम्ब्स लॉ। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन राइट कि F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, and if you want to remove the proportionality sign so you have to use a proportionality constant। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया है दैट इज अ स्मॉल k, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्मॉल k को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे आप दो k के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आपका स्मॉल k से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, जो आपका ये स्मॉल k है दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये स्मॉल k की वैल्यू जो है दिस वन इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम्ब टू द पावर -2। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि देखो बेटा 4 जानते हो क्या है? इंटीजर है। पाई भी आप जानते हो। अब नई चीज आपको पढ़ने के लिए क्या मिली है? दैट इज अ एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस। अब ये क्या होती है ये भी अभी सीखेंगे। ओके, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है इन अ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 कूलॉम्ब स्क्वायर। ओके,
ये हो गया पूरा का पूरा आपका कूलॉम्ब्स लॉ। बहुत इजी है, आसान है, और एग्जामिनेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कूलॉम्ब्स लॉ को देखें तो इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 या 3 मार्क्स में या तो आपसे स्टेटमेंट ही पूछ लेगा, ये नहीं पूछेगा तो न्यूमेरिकल तो बनता ही है। ओके, अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कूलॉम्ब्स लॉ। इसकी लिमिटेशंस क्या है? तो पहली लिमिटेशन तो यही है कि ये जो आपके कूलॉम्ब लॉ है इट इज़ वैलिड ओनली फॉर अ पॉइंट चार्जेस, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर ही वैलिड है। और सेकंड लिमिटेशन इसकी ये है कि जब आप कूलॉम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो या तो ये दोनों ही चार्जेस या फिर इन दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्जेस रेस्ट में होना कंपलसरी है। इज दैट क्लियर? रेस्ट की सिचुएशन कंपलसरी बन जाती है व्हेन यू आर अप्लाइंग अ कूलॉम्ब्स लॉ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं परमिटिविटी के बारे में कि परमिटिविटी क्या है। नया वर्ड आया है फिजिक्स के अंदर। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द चार्जेस। आप क्या चार्जेस ले लीजिए कि कोई 2 चार्जेस हैं जो कि एयर में सिचुएटेड हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तब उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, जो कुछ भी होगा। अब आपने क्या करा, आपने उन्हीं दोनों चार्जेस को उठाया और उठाने के बाद उन चार्जेस को वाटर के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया। जब आप उसको पानी के अंदर डालेंगे सेम डिस्टेंस पर तो उनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा क्या वो डिफरेंट हो जाएगा? एग्जैक्टली वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब आपने क्या किया, आपने उन्हीं 2 चार्जेस को उठाया और उठाने के बाद उनको ऑयल के अंदर डाल दिया, तब क्या होगा? तब भी इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है इन अ डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम्स में चार्जेस सेम है और दोनों चार्जेस के बीच लगने वाली दूरी भी सेम है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट इज द परमिटिविटी। क्या है रीजन? परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन इन दैट मीडियम। ओके, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स को डिटरमाइन करती है वही आपकी क्या कहलाती है? परमिटिविटी कहलाती है। नाउ यू कैन टेक दिस वन कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी, फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन अ वैक्यूम। जो आपने अभी कैलकुलेट किया है कितना निकल कर आया है? दिस विल बी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। वी कैन पुट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब आपने क्या करा, आपने इन्हीं 2 चार्जेस को लिया, कंसीडर, ओके, आप वैसे तो नहीं रख सकते ना, आपने कंसीडर किया कि ये 2 चार्जेस हैं वो किसी अनदर मीडियम में रखे गए हैं। अब किसी दूसरे मीडियम में आए तो क्या हुआ, बाकी सब कुछ तो सेम है, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, चेंज किस में आया? परमिटिविटी में। ओके, पहले जो परमिटिविटी आपकी एप्सिलॉन नॉट थी अब वो क्या हो गई? एप्सिलॉन हो गई। ओके, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन अ गिवन मीडियम? दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। सिंपल आप डिवाइड कर दीजिए तो Fe अपॉन एफ एम इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपके जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे जो कि सेम है। डिफरेंट क्या है? सिर्फ परमिटिविटी डिफरेंट है। तो परमिटिविटी कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये जो आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर के। क्लियर? ये जो एप्सिलॉन आर होगा दिस इज आ रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाती है ये? रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको हम कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल के से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन होगी? तो आप इस फॉर्मूला से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या होगी डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स between the 2 charges placed in a vacuum to the force between the charges placed in a given medium. Okay, this is known as a relative permittivity or dielectric constant.
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, उनके डिफरेंट मीडियम में वैल्यूज कितनी होती हैं। वैक्यूम में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं एयर या फिर वैक्यूम में, तो इसकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। वाटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आती है 81, एंड फॉर द मैटर्स द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी इनफाइनाइट। इनको लर्न जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इन 3 पर ही होते हैं। या तो आपसे एयर या वैक्यूम के बारे में पूछेगा, या वाटर के बारे में, या फिर वो मेटल्स के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आप पढ़ने जा रहे हैं। तो कूलॉम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला भी आपको गिवन है, दैट इज F = K Q1 Q2 अपॉन R²। इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में, तो इस डेरिवेशन को करने से पहले आपको वेक्टर्स की जो बेसिक नॉलेज है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के क्लास 11th के वीडियोस में आपके वेक्टर्स के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां जाइए, वेक्टर्स के बारे में सीखिए। क्योंकि सिर्फ कूलॉम्ब्स लॉ ही नहीं है, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं आपके 12th स्टैंडर्ड में जो कि आपके वेक्टर्स पर ही डिपेंड करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेकंड टॉपिक, दैट इज कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करने से पहले वी हैव टू कंसीडर द 2 चार्जेस। हमने कोई भी 2 चार्जेस कंसीडर करे हैं विच आर सिचुएटेड इन अ प्लेन, ओके, एंड हैविंग अ सेम पोलैरिटी। इनकी जो पोलैरिटी है, मतलब क्या कि जो इस पे चार्जेस है प्लस और माइनस जो चार्जेस जो भी होते हैं वो सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या लिया है कि प्लस और प्लस चार्जेस ही लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी पोलैरिटी बिल्कुल सेम है। अब क्या करना है आपको, इस प्लेन के अंदर जो आपने प्लस Q1 चार्ज कंसीडर किया है उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R1 वेक्टर कंसीडर किया, और जो आपका Q2 चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर आपने ओरिजिन से R2 वेक्टर कंसीडर कर लिया। अब आपको ये बात पता है कि ये दोनों ही चार्जेस की पोलैरिटी सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की सिचुएशन में क्या होगा कि when the charge Q2 applies a force on charge Q1, तो what will be the direction of a force? The direction of a force in this way, ये वाली डायरेक्शन होगी। ओके, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो कुछ Q2 से Q1 की तरफ होगी। ओके, एंड यू कैन राइट हियर वो Q2 से Q1 की तरफ है, तो दिस विल बी R∩21। इज इट क्लियर? नाउ यू विश टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। आपको इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे F∩12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2। व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी R²21, और ये जो आपका यूनिट वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इट इज R∩21। इतना निकल के आ गया। अब यहाँ पे ये आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है। देखिए बच्चा, इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखना, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक एक स्टेप को जब आप समझते जाएंगे तो ये डेरिवेशन ऑटोमेटिकली ही सॉल्व होता जाएगा। ओके, तो ये आपका R∩21 है। तो एक जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका कि A∩A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो ये जो आपका R∩21 है, मैं इस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में किस तरीके से लिख सकती हूँ, दिस विल बी R∩21 इज इक्वल्स टू R∩21 मैग्नीट्यूड ऑफ R∩21 लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो कितना आया, दिस विल बी F∩12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, और ये मैग्नीट्यूड है R∩21 का, ये भी आपका R∩21 का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ 21 का क्यूब। ओके, एंड दिस इज R∩21। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है आपको, अब आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि दिए गए वेक्टर का हेड से टेल मिले होते हैं कोई भी 2 वेक्टर से, और जो रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वो
आपके पहले वाले वेक्टर के टेल से टेल मिला होगा और जो आपका दूसरा वाला वेक्टर होगा उससे हेड मिला होगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखना है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं जिसकी हेड से टेल मिल रही है। तो देखो, एक वेक्टर आपको ये दे रखा है ओपी वेक्टर। ओके, ये इसका हेड है और ये जो आपका वेक्टर है आपका आर कैप 21, ये इसका क्या है, टेल है। तो इसकी हेड से क्या मिल रही है, टेल मिल रही है। तो ये दो वेक्टर्स होंगे तो इनका जो सम मैं निकालूंगी तो दिस विल बी ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ओके, तो रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट ये वाला रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ओ क्यू वैक्टर हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है कि हम पी क्यू वैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो पी क्यू वैक्टर हमारा कितना है, दिस विल बी आर वेक्टर 21। तो आर वेक्टर 21 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, दिस इज आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। इतनी वैल्यू निकल कर आ गई। आपको क्या करना है, सिंपली ये जो आपकी आर वेक्टर 21 की वैल्यू निकल कर आई है उसको सिंपली इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स निकल कर आएगा, दिस इज एफ वेक्टर 12 इज इक्वल्स टू के q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल क्यूब इनटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ओके, ये बात हो गई आपके पहले वाले फोर्स की, व्हेन द फोर्स अप्लाइंग बाय अ चार्ज q2 ऑन चार्ज q1। ओके, अब आपको क्या करना है, अब जाहिर सी बात है कि अब ये वाला जो q1 चार्ज है ये भी पीछे नहीं रहेगा, ये भी q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो जब ये q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, रिपल्शन होगा। अब ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, q1 से q2 की तरफ होगा। तो दिस विल बी आर कैप 12 और डायरेक्शन टुवर्ड्स q2, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करा जैसे कि वहां पे किया था, सिर्फ जो आपका यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। दिस इज आर कैप 12 हो जाएगी, यहाँ पे कितनी थी, आर कैप 21 थी। सिमिलरली आपको ये सॉल्व करना है, देन अगेन अप्लाइंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी ओ क्यू वैक्टर प्लस क्यू पी वैक्टर इज इक्वल टू किसके होगा, ओ पी वैक्टर के हो जाएगा। देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर वैक्टर 12 की, आप इससे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। करने के बाद आपको सिंपल इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपके पास जो फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू q1 निकल के आया है, दैट फोर्स इज के q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड में नहीं होगा। ओके, तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 3, ये वाला जो आपका फोर्स निकल कर आया है, फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q2 एंड फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू q1, आप इन दोनों ही इक्वेशन को जरा देखो तो k q1 q2 दोनों में सेम है। ओके, यहाँ पे आपको दे रखा है r1 माइनस r2 का होल क्यूब r1 माइनस r2 वेक्टर। ओके, और यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, r2 माइनस r1। इज दैट क्लियर? तो दोनों ही फोर्सेस क्या जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं वो दोनों ही सेम निकल के आ रही हैं। तो एफ वेक्टर 12 बराबर किसके हो जाएगा, एफ वेक्टर 21 के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या है, बट इन अ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप एक फोर्स को निगेटिव से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? अब इससे हमने क्या सीखा है कि ये चार्जेस क्या शो कर रहे हैं, ये चार्जेस ये शो कर रहे हैं कि दे एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। क्या कहीं कुछ ऐसा आपने कहीं और भी पढ़ा है? एग्जैक्टली आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम एज यहाँ पर भी है कि इट शोज दैट टू चार्जेस एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। क्लियर? और दूसरा इसका पॉइंट आपका क्या सीखने को मिलता है कि दीज फोर्सेस आर द सेंट्रल फोर्सेस, ये फोर्सेस आपके सेंट्रल फोर्सेस हैं।
सेंट्रल फोर्सेस कैसे हैं कि ये वाले जो फोर्सेस अप्लाई होंगे, ये फोर्सेस उसी लाइन पर अप्लाई होंगे जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को मिला रही है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ सेंट्रल फोर्सेस। कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने के बाद इस टॉपिक से जो 1 मार्क का एक जो क्वेश्चन निकलता है वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की जो सिमिलरिटीज है वो वही है जो मैंने अभी आपको बताई कि दोनों ही लॉज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पालन करते हैं। और दूसरी इसकी सिमिलरिटी क्या है कि बोथ फोर्सेस आर द सेंट्रल फोर्सेस। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डिफरेंसेस क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है दीज आर अट्रैक्टिव एज वेल एज द रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज बी अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्लियर। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, तैयार कर लीजिए। 2 पॉइंट्स पे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर तो दे ही देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कूलॉम्ब्स लॉ का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो व्हाट आर आवर नेक्स्ट टास्क। ओके, क्या होगा हमारा जो दूसरा टास्क है वो है न्यूमेरिकल्स। ओके, अब हम लोग करने जा रहे हैं कूलॉम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो फटाफट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए कि 2 चार्ज हैविंग चार्जेस 3 माइक्रोकूलॉम एंड 4 माइक्रोकूलॉम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। ओके, पहला आपका टास्क क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में जो कुछ भी दे रखा है वो आप लिख लीजिए। तो क्या क्या दे रखा है, 2 चार्जेस आपको दे रखे हैं। एक चार्जेस आपको दे रखा है 3 माइक्रोकूलॉम का, सेकंड वाला जो चार्ज है वो आपको दे रखा है 4 माइक्रोकूलॉम का। इन दोनों चार्जेस के जो बीच की दूरी है वो है कितनी, 30 सेंटीमीटर। ओके, अब ये आपसे पूछा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन दैम एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज चार्जेस। आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, Fe आपको कैलकुलेट करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर। तो नेचर का तो पता बहुत आसानी से कर लेंगे कि दोनों ही चार्जेस आपके कैसे हैं, प्लस चार्जेस है, तो क्या होगा इनके बीच, रिपल्शन होगा। तो सबसे पहले तो आप नेचर ही लिख लीजिए कि नेचर इसकी क्या हो जाएगी, रिपल्सिव। इज दैट क्लियर। नेचर तो इसकी रिपल्सिव रहेगी। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इनको SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका ये जो 3 माइक्रोकूलॉम का चार्ज है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 × 10⁻⁻6 कूलॉम। दिस विल बी 4 × 10⁻⁻6 कूलॉम एंड दिस इज 30 × 10⁻2 मीटर। Okay, what is the formula to calculate the electrical force? The formula is K Q1 Q2 upon R square. Is that clear? Substitute these value in this formula. अब यहाँ पे जरा आप पुट करिए। तो K की वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁻9। Q1 आपको कितना दे रखा है, 3 × 10⁻6। Q2 आपको कितना दे रखा है, 4 × 10⁻6 एंड व्हाट इज दिस वन, दिस इज 30 × 10⁻2 मीटर। इज दैट क्लियर। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी दिस विल बी 1200 × 10⁻3. Okay, now what is the value of electrical force? This will be 1.2 Newton. Is that clear? बहुत इजी है। अगर आपको 2 चार्जेस और उनके बीच की दूरी दे रखी है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको बताना है कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻7 कूलॉम एंड 3 × 10⁻7 कूलॉम placed 30 centimeter apart in air. Okay, also find the nature of charges. Clear? दोनों ही चार्जेस प्लस प्लस हैं तो नेचर बताइए। कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रिकल फोर्स को। देन आंसर जो आपका 6 × 10⁻3 न्यूटन अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि बिल्कुल सही है, और गलत आ रहा है तो बताइए कि क्यों गलत आ रहा है। इज दैट क्लियर?
अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रो कूलॉम, दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन kept 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ स्पेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट चार्जेस का सम दे रखा है। तो सम कितना दे रखा है, दैट इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 7 माइक्रो कूलॉम। ओके, दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स 1 न्यूटन, kept 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ स्पेस, R इज इक्वल टू कितना है, 30 सेंटीमीटर। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। अब हर एक चार्ज की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Q1 आपको निकालना है और साथ के साथ Q2 भी निकालना है। क्लियर? पहला टास्क क्या होगा कि आप दिए गई जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 7 माइक्रो कूलॉम दे रखा है, तो आप कर दीजिए इसको कूलॉम में, 7 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम। ये ऑलरेडी 1 न्यूटन में है, एंड व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इज दैट क्लियर? अब इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल फोर्स का, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? वैल्यूज जो गिवन है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। फोर्स की वैल्यू 1 दे रखी है, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 आपको गिवन नहीं है, और R स्क्वायर आपको दे रखा है कितना, 30 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, इन अ होल स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस वन आप क्या निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। ओके, Q1 एंड Q2 की जो मैं वैल्यू निकालूंगी तो दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -11। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको हर एक चार्ज की वैल्यू पता करनी है, Q1 और Q2 की पता करनी है। तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला शायद आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, लेकिन ये 6th स्टैंडर्ड का है तो आपको पता होगा। क्या है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 इंटू Q2। ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो Q1 माइनस Q2 आपको नहीं पता है, Q1 प्लस Q2 पता है। Q1 प्लस Q2 आपको कितना दे रखा है, 7 इंटू 10 टू द पावर -6, तो दिस विल बी 7 इंटू 10 टू द पावर -6 होल स्क्वायर -4 Q1 इंटू Q2 कितनी है वैल्यू, इंटू 10 टू द पावर -11। सिंपल इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 7 7 49 इंटू 10 टू द पावर -12 -4 इंटू 10 टू द पावर -11। तो व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज 4.9 इंटू 10 टू द पावर -11 -4 इंटू 10 टू द पावर -11। 4.9 में से 4 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, दिस विल बी 0.9 इंटू 10 टू द पावर -11। तो वी कैन राइट हियर 9 इंटू 10 टू द पावर -12, हम इसको लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, दिस विल बी Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ओके, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q1 माइनस Q2, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर -6। आई होप इट इज क्लियर। तो आपका Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 इंटू 10 टू द पावर -6, और Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर -6। अब सिंपल क्या करिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ही इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 7 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड दिस विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 7 एंड 3, देखो Q2 से तो Q2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम। ओके, तो व्हाट विल बी दिस वन, 2Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 10 माइक्रो कूलॉम। तो Q1 इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इज 5 माइक्रो कूलॉम। ये तो हो गई आपकी वैल्यू Q1 की। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q2। तो सब्ट्रैक्ट
फर्स्ट बाय सेकेंड। ओके, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना निकल कर आएगा, Q1 प्लस Q2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी माइनस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। Q1 से Q1 कैंसिल आउट हुआ, 2 Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो कूलॉम। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q2, दिस इज 2 माइक्रो कूलॉम। ओके, सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ Q2। ओके, कर लीजिए, इसे उतार लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारे जो दो क्वेश्चंस हैं, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ओके, हैं बहुत इजी लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। ओके, कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके एयर में सिचुएटेड है और वो दोनों ही एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज द F, और उनके बीच की दूरी कितनी है, r है। अभी आपसे कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस विल दीज चार्जेस एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, ओके, इन अनदर मीडियम। मतलब क्या है कि अब आपने उन दोनों चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में जाके रख दिया है तो वो चार्जेस सेम फोर्स एक्सपीरियंस करें तो उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स कैलकुलेट कर लेती हूँ व्हेन दीज चार्जेस आर सिचुएटेड इन अ एयर या वैक्यूम में है। तो ऐसी सिचुएशन में इनके कितना निकल के आ जाएगा, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ, अब आपने इन दोनों ही चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में रखा तो दूसरे मीडियम में रखने पे क्या हुआ कि जो दी गई मीडियम की परमिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पहले आपकी एप्सिलॉन नॉट थी, अब आपने कंसीडर कर लिया एप्सिलॉन है। ओके, एंड दिस इज Q1 Q2 और आप चाह रहे हैं कि इन पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो सेम हो। अगर एयर में है तब भी F फोर्स लग रहा है और जब किसी दूसरे मीडियम में ये आए हैं तब भी F फोर्स लगे, तो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो डिस्टेंस विल बी चेंज, आप कंसीडर कर लीजिए कि वो जो डिस्टेंस है वो आपकी r डैश स्क्वायर है। अब क्या करना है आपको, सिंपल इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो आपको दे रखी है इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज Fe अपॉन Fm इज इक्वल्स टू, जो आपके सेम टर्म्स है वो तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो डिफरेंट है वो कौन कौन से हैं, दिस विल बी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r डैश स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? आपका टास्क क्या है कि ये जो आपके फोर्स है ये आपका सेम है, तो दिस विल बी F अपॉन F। ओके, अब जरा देख लीजिए इसको, ये कितना निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r डैश स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। आपको पता है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो ये आपका कैपिटल के हो जाएगा, दिस इज r डैश स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r डैश स्क्वायर की होगी r स्क्वायर अपॉन k। तो r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी r अपॉन रूट k। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपको दे रखे हैं वो कम से कम इतनी डिस्टेंस पर होने चाहिए, ऐसी सिचुएशन में वो सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अ फोर्स F एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम, इफ अ ब्लास्ट रॉड इज प्लेस्ड बिटवीन these two charges how does the force change। ओके, अब आपको ये तो पता है कि the ratio of the force between the two charges in a vacuum to the ratio of the force between the charges in a medium is equals to dielectric constant के बराबर होता है। आपको किसका पता करना है, आपको फोर्स पता करना है मीडियम का। अब मीडियम आपको कितना दे रखा है, मीडियम आपको दे रखा है ब्रास रॉड। अब ब्रास रॉड क्या होता है, ब्रास रॉड होता है आपका मेटल। मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ओके, तो अब जरा आप ब्रास का आप निकाल लीजिए, तो F ब्रास के लिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Fv अपॉन K।
K इज इक्वल टू कितना है, इनफाइनाइट है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ड्यू टू द ब्रास रॉड, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब ब्रास रॉड उन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में रख दी जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किसी भी तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जहां पे आपने कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में सब कुछ जाना और साथ के साथ उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सीखा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।